नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस संजय हरकौली की खंडपीठ ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम में दर्ज FIR को रद्द करने वाली एक याचिका पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि जिन मामलों में अपराध 7 वर्ष से कम सजायोग हो, उनमें बिना नोटिस गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ये कहा है संसद में SC/ST एक्ट में संशोधन के बाद 19 अगस्त 2018 को दर्ज हुई एक FIR की सुनवाई के मामले पर। जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने कहा कि जिन मामलों में अपराध 7 वर्ष से कम सजायोग हो, उनमें बिना नोटिस की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है और ऐसे मामले में गिरफ्तारी से पहले अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के लिए फैसले का पालन किया जाए। ऐसे मामलों में पहले आरोपी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाए और यदि वो नोटिस की शर्तों का पालन करता है तो उसे विवेचना के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। समझेंगे SC/ST एक्ट, उसके प्रावधान और इस कानूनी पेज को। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। PK मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व सचिव कानून मंत्रालय, भारत सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सत्यप्रकाश हैं, लीगल एडिटर ट्रिब्यून से। सत्या, स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जस्टिस सतीश चंद्र जी हैं, पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में सतीश सर आपसे करना चाहूँगा। SC/ST एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा उसमें बदलाव किया, उसके बाद संसद के वापस बहाल करने की कोशिश संशोधन के जरिए, और अब SC/ST ही की एक FIR को लेकर उस मामले पर लखनऊ खंडपीठ की राय में कहूँ, क्योंकि फैसला तो नहीं है लेकिन राय में कहूँ, इसे कैसे देखा जाए और ये क्या कहता है असल में? जैसा कि लखनऊ पीठ का जजमेंट है, वो तो अपील पिटीशन विड्रॉ हुई है, वहाँ पर कोई मेरिट पर जजमेंट तो है नहीं। सिर्फ उन्होंने जो है 1914 में अरनीश कुमार के केस की जो रेशो है उसी को रिपीट की है, 2014 के उसी को रिपीट की है। जहाँ तक SC/ST एक्ट का सवाल है, सबसे पहले तो इसकी बैकग्राउंड देख लें, क्या है क्या नहीं है। हमारा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पर्सनल लिबर्टी, हर आदमी को लिबर्टी है उसके, और दिस कैन नॉट बी टेकन अवे विदाउट द प्रोसीजर ऑफ लॉ। Secondly, every person is innocent till proved guilty, but SC/ST Act is just opposite to that. That is the exception. यहाँ पर FIR लॉज हुई और उसको अरेस्ट करने का प्रोविजन कर दिया एक्ट के अंदर। अभी 2018 के अंदर अमेंडमेंट आया, उसमें भी उन्होंने यही रिपीट किया कि दिस विल सुपरसीड ऑल द एक्ट्स, अर्लियर एक्ट्स। इट मीन्स कि जैसी FIR होती है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसका बड़ा मिसयूज़ हुआ। अब मायावती के टाइम में जो रेप विक्टिम था उसको 50,000 रुपये मिलते थे, तो बहुत सारे विक्टिम आर्टिफिशियली पैदा हो गए और 50,000 रुपये लेकर गायब हो गए, बाद में ट्रेसेबल भी नहीं थे, सिर्फ 50,000 के लिए चले गए। SC/ST एक्ट में अगर आप देखेंगे, जो डेटा अभी पीछे पब्लिश हुआ है, 30% लोग तो कंप्लेनेंट बाद में ट्रेसेबल ही नहीं होते हैं, सिर्फ वो उसको ब्लैकमेलिंग के लिए कर देते हैं या कुछ कर देते हैं और उन्होंने FIR लॉन्च कर दी। तो उसका जब मिसयूज़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पेटी ऑफेंसेस हैं, जहाँ 7 साल से कम की सज़ा है, फॉर एग्जाम्पल 323 है IPC का, एक जनरल आदमी 323 मारपिटाई कर दे तो कॉग्निजिबल भी नहीं है, लेकिन SC/ST एक्ट के अंदर ये कॉग्निजिबल है। तो उन्होंने कहा ऐसे के अंदर जो है सज़ा 3 महीने की है, 6 महीने की है, लेस देन 7 ईयर्स है, तो उसके लिए पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसको जो है 41 जो जनरल सेक्शन है CRPC का जनरल सेक्शन, कि कहाँ पर उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट, वो उसके अंदर उन्होंने सिचुएशन दी है। 41A उसका एक्सेप्शन बनाया, उसको डाइल्यूट किया और उन्होंने कहा जहाँ 7 साल से कम के ऑफेंसेस हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। और इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, उसको नोटिस देंगे, मटेरियल कलेक्ट करेगा IO जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और उसके बाद वो उसको देखेगा कि केस बनता है नहीं बनता। जब वो नोटिस दे रहा है तो प्राइमा फेसी केस वो बना रहा है, लेकिन बाद में वो देख रहा है कि केस बनता है नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो फाइनल रिपोर्ट लगाएगा, फाइनल रिपोर्ट लगेगी, मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और मजिस्ट्रेट उसको देखेगा फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्टेबल है नहीं है, यानी कि गिरफ्तारी को जो है मजिस्ट्रेट तय करेंगे। हाँ, वो बाद में देखेगा कि भाई ये फाइनल रिपोर्ट जो लगाई है IO ने, उसमें 2 ही काम करने हैं, या तो वो अरेस्ट कर लेगा, अरेस्ट करेगा तो केस चलेगा, और या उसको अरेस्ट नहीं करेगा, फाइनल रिपोर्ट लगा देगा। फाइनल रिपोर्ट की जो वैलिडिटी है उसको एग्जामिन आपका मजिस्ट्रेट करेगा। और मजे की बात ये है कि इसके अंदर एंटिसिपेटरी बेल प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए ये एक प्रिकॉशन दी गई थी, उसी को एक अमेंडेंट क्वेश्चन लिया गया था कि भाई ये 41A का जो है प्रोविजन रखा जाए, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। मल्होत्रा सर, क्योंकि ये जो मामला आया, ये गोंडा का मामला था जहां पर एक FIR राजेश मिश्रा और 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई और SC/ST एक्ट के तहत, और इस
रद्द होने के साथ एफआईआर रद्द करने को लेकर अपील दायर की गई और लखनऊ बेंच ने जो कुछ कहा उसके बाद जो कंफ्यूजन मैं कहूँ, जो संशय हुआ कि क्या वापस स्थिति वही बहाल हो गई जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या संसद के बनाए गए कानून या उसका संशोधन जो मजबूती दी गई थी, जो सरकार कह रही थी, वो खत्म हो गई इस फैसले के साथ या इस राय के साथ, क्या स्थिति होगी अब? देखिए, मुझे जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उसको पढ़ने का मौका मिला और मैं उसको बल्कि लेके भी आया हूँ। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी कानूनी पहलू के ऊपर अपना विचार व्यक्त नहीं किया है। जो स्टेट के एडवोकेट की तरफ से, स्टेट जो गवर्नमेंट काउंसिल थे, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने जो प्रावधान वहाँ पर कोर्ट किए, उनको देते हुए जो काउंसिल थे पेटिशनर के, उन्होंने स्वयं ही इस पेटिशन को कहा कि इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए एज नॉट प्रेस्ड। सो मीनिंग देयर बाई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसका जो कानूनी स्थिति है SC ST एक्ट को लेकर के या जर्नल अरेस्ट की पावर जो सेक्शन 41 और 41A में आती है, इस जजमेंट का, इस ऑर्डर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। जैसा कि जस्टिस चंद्रा ने भी अभी कहा कि SC ST एक्ट को लेकर के जो अभी पीछे अभी डेवलपमेंट्स हुए हैं और हमने देखा उसके जो एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, जिस तरह से पार्लियामेंट में किया, उसके बाद भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो हुए, देश के अंदर कुछ एजिटेशन भी हुआ। अगर मैं उनकी बात करूं तो जो स्थिति सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से क्रिएट हुई, जो मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जहां उन्होंने एक केस डिसाइड किया, जहां की जो पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट के सामने गए कि इस एक्ट के अंदर जो है इसका मिसयूज हो रहा है, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ भी दी और रिलीफ देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस इशू किया कि इस एक्ट के प्रावधानों का, SC SC एक्ट के प्रावधानों का मिसयूज हो रहा है, उस मिसयूज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 ही कहूंगा कि कुछ उन्होंने डायरेक्शन दिया कि इसका मिसयूज ना हो। लेकिन जिस तरह के एजिटेशन देश के अंदर हुए, पार्लियामेंट थॉट इट फिट कि उन्होंने 2018 के एक्ट, जो एक्ट पास किया, अमेंडमेंट एक्ट पास किया SC एक्ट का, उसमें जो डायरेक्शन 142 में सुप्रीम कोर्ट ने दी उसको रिवर्स कर दिया और ये अरेस्ट की पावर दे दी। तो मैं समझता हूं स्थिति फिर हमारी वहीं वापस चली जाती है। जो अमेंडमेंट 2018 में पार्लियामेंट ने की वो आज भी स्टैंड करती है, वो आज भी स्टैंड करती है और उसको जो मिसयूज को रोकने के लिए अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो मैं अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में ही पढ़ रहा था जिसमें ये कहा गया कि जिस तरह के एजिटेशन देश में हुए, शायद सरकार उसके ऊपर एक एडवाइजरी इशू करने की बात सोच रही है। अगर ये सच है तो मैं समझता हूं बेसिकली एडवाइजरी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया था वो भी तो एक एडवाइजरी थी और वो एडवाइजरी एक हायर पेडेस्टल पे स्टैंड करती थी बिकॉज दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स अंडर 142। और जो सरकार अगर कोई इस तरह की एडवाइजरी इशू करेगी उसको कितना पालन किया जाएगा वो आई थिंक एक देखने का विषय रहेगा। और सत्ता, क्योंकि इस पूरे मामले में जैसा कि कहा डॉक्टर साहब ने कि कोई फैसला नहीं दिया, क्योंकि जो एफआईआर, जो केस दिया गया, जो प्ली थी, उसको वापस ले लिया गया। लेकिन इस पूरी सुनवाई के दरमियान 2 अहम बातें जो कोर्ट की ओर से चर्चा में आई। पहली बात कही गई कि 41 और 41A को लेकर इसका पालन किया जाए, 2014 का जो केस है उसके तहत किया जाए। ये कितना मायने रखता है? अगर वो जजमेंट का हिस्सा नहीं है, सिर्फ सुनवाई के दौरान ऑब्जर्वेशन या फिर मैं उसकी राय को क्या लंबे अरसे से कवर करते रहें, उसको क्या देखा जाए, किस तरीके से समझा जाए? देखिए, अगर ये मामला SC ST एक्ट के तहत है तो SC ST एक्ट में जो भी प्रावधान है वो CRPC के नॉर्मल प्रावधान जो भी हैं उनको सुपरसीड करेंगे। स्पेशल एक्ट का यही मतलब होता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि CRPC के प्रावधानों के तहत जांच होगी और सेक्शन 41 को फॉलो किया जाएगा या 41A को फॉलो किया जाएगा, मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन चूंकि ये एक तरह से आदेश की तरह का मामला नहीं है, एक तरह से विड्रॉ कर लिया गया है पिटीशन, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि अदालत ने अपना कोई फैसला दिया है या कोई व्यवस्था दी है। तो कानूनी स्थिति बहुत साफ नहीं है इस जो आदेश है उसमें। लेकिन जो स्पेशल एक्ट है उसके प्रावधान हमेशा जो जनरल एक्ट है उसके प्रावधान को सुपरसीड करेंगे और यही वजह है कि इतना हंगामा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में ये कहा कि जो सेफगार्ड्स कई तरह के SC ST एक्ट में ला दिए थे, चूँकि किसी के खिलाफ कोई मामला गया वो गिरफ्तार हो गया और एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं है, तो बहुत तरह की दिक्कत हो रही थी। और जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था उसमें एक सरकारी अधिकारी गए थे और वो उस केस के फैक्ट्स देखें तो वो अधिकारी
उनके मातहत जो कोई काम कर रहा था उसने उनके खिलाफ दायर किया था। तो कोर्ट को ये लगा था कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए उन्होंने कुछ सेफगार्ड्स दिए थे सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कि उनके कोई सीनियर ऑफिसर पहले ये क्लियर करेंगे कि हाँ भाई इनके खिलाफ मामला दर्ज हो, और आम आदमी के लिए भी ये था कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पहले ये तय करेगा कि हाँ भाई इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं। तो ये जो सेफगार्ड्स लाए गए थे, और अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस आदेश की आप बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ इतना, ये फैसला नहीं है, लेकिन अगर ये है कि सेक्शन 41 और 41A CRPC के तहत ही सब कुछ होगा और SC/ST एक्ट के तहत नहीं, और ये भी सही है कि SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो कहीं एक विरोधाभास है। लेकिन जो कानूनी स्थिति है, जो संसद ने जो पिछले महीने कानून पास किया है, जिसमें जो संशोधन पास किया, उसके बाद जो 1989 का SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है, वो स्थिति बहाल हो गई है। कानूनी स्थिति यह है कि 1989 का जो कानून है वो बहाल हो गया, और आज की तिथि में कहीं भी अगर कोई कार्रवाई होती है, अगर कोई FIR दर्ज है SC/ST एक्ट के तहत, तो 89 में जो कोई भी प्रावधान है उसके तहत होगा, और अभी जो अमेंडमेंट में अगर एडिशनल कुछ है तो उसके तहत होगा। CRPC पर से वो ऐसे नहीं आएगा। अगर इसमें प्रावधान है कि नहीं उनको अरेस्ट करना है, और या एंटिसिपेटरी बेल नहीं है, तो फिर एंटिसिपेटरी बेल नहीं है, अनलेस किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उनको किसी तरह का की रिलीफ मिले। जो अभी जो स्थिति है, जो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई हुई है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। तो ये कहें कि आगे क्या स्थिति होगी, चूँकि पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए पिटीशन को, लेकिन आगे क्या स्थिति बनेगी ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ साफ है, जो भी पिछला फैसला हम सब ने पढ़ा हुआ है, और अभी जिस तरह के आंदोलन हुए हैं वो भी हमने देखा है, एक जो अदालतों का काम है बड़ा कठिन काम है। वो ये है कि एक तरफ तो SC/ST समुदाय के लोग हैं जिनके खिलाफ सदियों से अत्याचार हुआ है और समाज में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दूसरी तरफ उनकी रक्षा के लिए या उनके फेवर के लिए उनको एक सम्मानजनक स्थिति दिलाने के लिए जो भी कानून लाए गए हैं उनका जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, और उन्हीं समुदाय के कुछ लोगों द्वारा हो रहा है, जिसके कारण इस तरह के कानून में सेफगार्ड्स लाने की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट या बाकी जो संवैधानिक न्यायालय हैं उनके लिए काम कठिन हो जाता है कि एक तरफ तो आपको ये भी देखना है कि इस समुदाय के लोगों के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं हो, उसको कैसे रोका जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। देखिए, जो संविधान में बनते के साथ जो भेदभाव है, अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई और इक्वालिटी का राइट सबको दे दिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो इक्वालिटी का है, वो कैसे अचीव हो उसके लिए SC/ST एक्ट एक टूल है, और उस टूल का दुरुपयोग हो रहा है तो उसको रोका कैसे जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट या जो अदालतें हैं वो ये भी देख रही हैं। साथ साथ उनको ये भी देखना है कि जिनके खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है, कई मामले में वो निर्दोष होते हैं, और बहुत सारे आंकड़े इस तरह के आए हैं, कुछ केसेस सामने आए हैं जिसमें कि इस तरह का दुरुपयोग सामने आया है, और यही वजह है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेफगार्ड्स लाने की कोशिश की है। अब सवाल है कि वो सेफगार्ड्स कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं जा सकते। क्वेश्चन आपको डिग्री का हो सकता है, लेकिन सेफगार्ड्स होने चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन आज की स्थिति जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा इससे गंभीर दिखती है, जिसको मैं और थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा, समझना चाहूँगा जस्टिस सतीश जी आपसे, क्योंकि ये जो इलाहाबाद की लखनऊ बेंच का मसला है, जो उनका संदेश या संकेत या फैसला जो भी मैं कहूँ, जिस तरीके से मीडिया में खबरें आई और सब जगह अमूमन एक ही भाषा और एक ही लाइन पर फोकस किया गया कि SC/ST एक्ट के बावजूद 7 साल से कम सजा वाले अपराध में सीधे गिरफ्तारी नहीं हो सकती बिना नोटिस के, ये क्यों है? और दूसरा कि क्या जब आप लोग फैसला या फिर बहस होती है उसमें जब कोई जज ऑब्जर्वेशन देते हैं या कुछ बात कहते हैं, तो क्या वो आगे किसी रिट का याचिका का आधार हो सकता है या फिर अभी भी संशय बरकरार है? देखिए, जहाँ तक SC/ST एक्ट है ये तो सब्सटेंशियल एक्ट है। प्रोसीजर जो है अरेस्ट का वो तो CRPC से ही आएगा, और CRPC में 41 और 41A है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। कहीं प्रोसीजर जो है वो SC/ST एक्ट में तो दिया नहीं है कैसे अरेस्ट होगा।
या जो आपकी एंटिसिपेटरी बेल है वो नहीं लगेगी, वो उन्होंने उस पर स्पेशल कर दिया। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया 2014 के अंदर रवनीश कुमार के केस के अंदर जब दी रेशो दी, तो वो एक एज ए गार्जियन दी। पार्लियामेंट एक एक्ट पास करता है, वो तो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका तो पॉलिटिकल कंपल्शन है, उन्होंने SC/ST एक्ट पास कर दिया। अब उसको गार्जियन बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि इसका मिसयूज़ हो रहा है तो इसका क्या किया जाए और क्या प्रोटेक्शन दिया जाए। और यही उन्होंने कहा। अब देखिए, अरेस्ट तो एक बड़ा ह्यूमिलेशन है। आज आपके खिलाफ एक FIR होती है और तुरंत अरेस्ट हो जाए तो कितना ह्यूमिलेशन होता है। और ये ह्यूमिलेशन ही नहीं है, ये पुलिस के लिए करप्शन का अड्डा भी बन जाता है, छोड़ने के लिए या करने के लिए। संसद के उस कानून के बावजूद अगर SC/ST एक्ट में FIR है तो सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी या सीधे गिरफ्तारी होगी? अगर उसका सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर उसका पनिशमेंट लेस देन 7 ईयर्स है तो उसका पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाए, नोटिस दिया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये क्लैरिटी साफ है। ये क्लैरिटी उन्होंने क्लियर कर दिया 141A के अंदर, और यही स्थिति इस जजमेंट के अंदर कही गई है। इन्होंने अपना कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। क्योंकि इसी पॉइंट को लेकर मुझे लगता है सर, पूरा का पूरा बहस चल रही थी उस सदन में, जो तमाम आवाज़ें उठी सड़क पर इससे पहले कि उसका दुरुपयोग रक्षा नहीं हो पाएगी, वो यही थी कि गिरफ्तारी होनी चाहिए बिना किसी जांच के शुरुआती। लेकिन सर कह रहे हैं कि नहीं, गिरफ्तारी IPC की धारा के तहत गिरफ्तारी से पहले जांच जरूरी है अगर 7 साल से सजा कम है। जस्टिस चंद्रा ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सेक्शन 41 है CRPC का, वो प्रोसीजर ले डाउन करता है कि एक पुलिस जो है वो बिना वारंट अगर अरेस्ट करना हो तो किन किन कारणों से अरेस्ट कर सकती है, उसके प्रावधान दिए गए हैं। और जो 41A ऐड किया गया उसमें ये कहा गया कि पुलिस को नोटिस देना है अपीयरेंस के लिए, उसका प्रोसीजर ले डाउन किया गया, कैसे वो प्रोसीजर देना और कैसे अरेस्ट करना है। लेकिन एक चीज़ जो हमारे समझने की है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, सेक्शन 41 और 41A CRPC का जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो प्रोसीजर ले डाउन करता है, पुलिस ऑफिसर को पावर देता है, वो जनरल क्रिमिनल लॉ को रेगुलेट करता है। हम आज जो बात कर रहे हैं, हम एक स्पेशल एक्ट की बात कर रहे हैं, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ऑफ 1989, उसकी बात कर रहे हैं। उस एक्ट में ये स्पेसिफिक प्रावधान पार्लियामेंट ने डाला गया कि इस एक्ट के जो प्रोविजन हैं वो बाकी लॉ को सुपरसीड करेंगे। द प्रोविजन ऑफ SC/ST एक्ट विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। अगर हम ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात करते हैं और अगर उसमें कोई प्रावधान SC/ST एक्ट में डाले गए हैं तो वो प्रिवेल करेंगे, ना कि जनरल लॉ प्रिवेल करेगा। यानी कि IPC की जो 41A की बात हो रही थी, 40 की, उसको रूल कर देगा ये। टू द एक्सटेंट इट इज प्रोवाइडेड इन SC/ST एक्ट, नॉट ऑल प्रोविजंस। ओके, टू द एक्सटेंट इट इज प्रोवाइडेड। तो जो 18A ऐड किया गया अभी अमेंडमेंट से 2018 में, उसमें स्पेशल प्रावधान किए गए हैं, और उस स्पेशल प्रावधानों की वजह से अगर कोई कंप्लेंट करता है तो जैसा कि सत्या जी ने भी कहा, वो समस्या वहीं आ जाएगी कि बिना इंक्वायरी के भी आदमी अरेस्ट हो जाएगा, और उसको चेक करने की शायद मैं समझता हूं जरूरत है, जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी और जिस गाइडलाइन को पार्लियामेंट ने बाय दिस अमेंडमेंट ऑफ 2018 उसको ओवररूल कर दिया। सर, मल्होत्रा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, जहाँ तक अरेस्ट का सवाल है, लॉ कमीशन ने अपनी 177 रिपोर्ट, 153 रिपोर्ट सब में कहा है कि अरेस्ट मिनिमम होनी चाहिए जब तक कि आदमी गिल्टी प्रूव ना हो जाए, उसकी लिबर्टी बनी रहनी चाहिए। आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन सभी को अवेलेबल होना चाहिए, ये नहीं कि SC/ST के लिए कोई प्रिविलेज्ड हो। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ये स्पेशल एक्ट है जो सभी प्रोविजन को ओवरराइड करता है। पिछला अब तक जो था 2014 का जो हमारे पास रवनीश कुमार का केस है, उसके अंदर उन्होंने गाइडलाइंस दी थी, थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। अब इसको सुपरसीड किया है, विच हैज अगेन बीन चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। लेट अस सी कि सुप्रीम कोर्ट इसी को अपने पहले जजमेंट को ही एंडोर्स करता है या कोई नई गाइडलाइन देता है, वो देखना पड़ेगा। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा या मैं कहूं कि बहस के दौरान वो बातें सामने, क्या ये आधार हो सकती है किसी प्ली की, इसके आधार पर चैलेंज किया जा सकता है गिरफ्तारी? कुछ कहा ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको कोट कर दिया है, उसकी यथास्थिति बता दी है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसको जानने के बाद प्रोसिक्यूटर जो काउंसिल थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, मैटर खत्म हो गया। सत्या, देखिए, जो कानूनी स्थिति है वो यही है जो कि हम सब ने चर्चा कर ली है कि स्पेशल एक्ट नहीं, कानूनी स्थिति है एक परंपरा जो हम देखते हैं आज के ट्रेंड पे न्यायपालिका में जो दिखती है कई बार
कि किसी की भी ऑब्जर्वेशन कहीं पर उसको कोट करते हुए और उसको आधार बनाते हुए कई बार हमने देखी जो प्लीज सामने आई हैं। देखिए, आप रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं कि हम लोग कई बार मीडिया में इस तरह की टेंडेंसी होती है कि हम जो कुछ देखते हैं, दो वजह से होती है। एक तो जल्दबाजी की वजह से, और दूसरा कई बार होता है कि कानूनी पेचीदगियां हम नहीं समझते हैं, तो इसकी वजह से भी इस तरह की गलतियां होती हैं। इस केस में ये साफ़ है, चूँकि मल्होत्रा साहब के पास आदेश की प्रति है, उसमें साफ़ है कि इसमें वो सारे जो प्रेयर्स हैं वो प्रेस नहीं किए गए थे, इसलिए विड्रॉल वो एक तरह से विड्रॉ कर लिया गया था। तो जो कुछ कहा गया है वो आदेश उस तरह का नहीं है, और चूँकि प्रोसिक्यूशन ने ही कहा कि नहीं हम विड्रॉ कर रहे हैं या प्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो साफ़ हो गया। लेकिन बात फिर वहीं है, बात यह है कि अगर SC/ST एक्ट के तहत कहीं किसी की गिरफ्तारी होती है या किसी के खिलाफ कोई FIR है, तो क्या वो सीधे तौर पे गिरफ्तार होगा? अगर हाँ, तो उसके पास रेमेडी क्या है, ये चीज़, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करने की कोशिश की थी। संसद ने अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से इसको पलट दिया है, और इस नए कानून को भी चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। आगे क्या होना चाहिए ये सवाल है, और ये सवाल सिर्फ संसद या सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, ये सवाल एक सभ्य समाज के लिए है कि एक सभ्य समाज में दोनों ही स्थितियां गलत हैं। एक तो ये है कि किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोगों को अगर प्रताड़ित करते हैं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर ये नहीं होना चाहिए तो साथ ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी को गलत ढंग से इस तरह के स्पेशल लॉज जो कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, इसमें किसी को गलत ढंग से लपेटा जाए, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, खासकर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी तो नौकरी चली जाती है, आप वो सस्पेंड हो जाएंगे। उसके बाद जब तक मामला चलेगा, उसके बाद फिर अगर बरी भी हो जाते हैं, तो इस बीच में 5-10 साल अगर निकल गया, सेफगार्ड की जरूरत है, तो सेफगार्ड्स चाहिए। तो सेफगार्ड्स अगर, चूंकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ ये भी है कि वो भाग नहीं रहा है, वो भगोड़ा नहीं हो जाएगा, तो अगर वो बाकी सेफगार्ड्स के साथ अगर वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा है, ट्रायल के दरमियान वो अवेलेबल है, तो इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो उसको अरेस्ट करके आपको क्या मिले? अरेस्ट उस तरह के केसेस में करते हैं जहां पे आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके इंट्रोगेशन की ज़रूरत हो और कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत हो। अगर कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं चाहिए तो ये चीज़ें बगैर अरेस्ट किए भी हो सकती हैं। तो बीच का रास्ता क्या हो सकता है, और जो कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स हैं और इसको कैसे बैलेंस करें, ये काम अदालतें करती हैं। और जो अभी सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन है SC/ST एक्ट का, जो अमेंडमेंट वाले को लेके, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह से ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स जो दिख रही हैं, इसको किस तरह से दोनों के बीच संतुलन का रास्ता निकालते, क्योंकि स्थिति जो व्हाट इज एट स्टेक इज आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आप लिबर्टी बहुत प्रीशियस है, और यहाँ पे उसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। किसी की नौकरी जा रही है, कोई एक आदमी पकड़ लिया गया, उसके पूरे घर परिवार का, तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके जो हैं वो अलग तरह के हैं। तो सिर्फ अदालतों को, मेरे हिसाब से अदालतों को ये चाहिए कि आप ये सुनिश्चित करें कि किसी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला है तो मामला चले, आप वो आदमी कोऑपरेट करे, अगर नहीं कोऑपरेट करता है आप उसको गिरफ्तार कीजिए, कोऑपरेट करे। और सबसे जो अहम है कि कोई भी इस तरह का ट्रायल है, आप टाइम बाउंड मैनर में 1 साल में ख़त्म कीजिए और उसको सज़ा दीजिए, ये ज़्यादा सही होगा और इसका मैसेज भी सही जाएगा, बजाय इसके कि आप अरेस्ट कर लें और बाद में जो है वो बरी भी हो जाए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो और एक्यूज्ड ट्रेसेबल भी ना हो। जी, जो सर इलाहाबाद की लखनऊ बेंच को जिसका हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, ये अगर रिट वापस नहीं ली गई होती और ये जो बातें कही गई हैं ये किस फॉर्म में होती, तो ये आधार बन सकती थी अगली प्ली का या दूसरे केसेस के लिए। आपका कहना ठीक है। अगर इसको मेरिट पे डिसाइड किया गया होता या इसमें और आर्ग्यूमेंट हुए तो अवश्य ही जो मार्च 2018 में जजमेंट आया और उसके बाद जो कानून बदला गया उसके ऊपर भी विचार होता। इस आदेश में उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये इशू मेरिट के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पूरी तरह से डिबेट हुआ ही नहीं। और जो जनरल प्रावधान लॉ के थे अंडर द CRPC सेक्शन 41 और सेक्शन 41 से, उसी को लेकर के जो सबमिशन किए गए, और क्योंकि पेटिशनर ने अपनी पेटिशन को विड्रॉ कर लिया तो मेरिट के ऊपर कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं आया। जहाँ तक SC/ST एक्ट के प्रावधानों के इम्प्लीमेंटेशन की बात है, ये एक स्पेशल लॉ है, एक कॉन्शियस डिसीजन दे के लिए लॉ बनाया गया और उस कानून के अगेंस्ट में कोई नहीं है, हर आदमी उसको सपोर्ट करता है। आज अगर चर्चा हो रही है तो जो कुछ लोग उस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं वो उसका दुरुपयोग ना करें, इसके लिए क्या कार्रवाई की जाए इस पे विचार हो रहा है।
अब जो दोबारा से सत्या जी ने भी जैसा कहा, जस्टिस चंद्रा ने भी कहा कि मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया, क्योंकि ये अमेंडमेंट आने के बाद जो प्रोटेक्शन होना था, अब जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो अगर आप किसी को बिना किसी के कहने के ऊपर अरेस्ट कर लें बिना इन्वेस्टिगेशन के, क्या उसका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है? क्या उसका फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट नहीं होना चाहिए? क्या उसको राइट टू लिबर्टी नहीं है? उसको भी है। उसके लिए जो प्रोटेक्शन होना चाहिए था वो प्रोटेक्शन शायद कहीं ना कहीं इस समय जो है वो लैग कर रहा है, और इसीलिए मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गया है। और जैसा कि सत्या जी ने कहा, मैं समझता हूं वो दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने विचार आएगा तो हो सकता है इसमें सुप्रीम कोर्ट फिर कोई आगे डायरेक्शन दे दे। और जबकि मैंने पहले भी कहा कि सरकार स्वयं इस बात पर विचार कर रही है कि क्या हम स्टेट गवर्नमेंट को कोई एडवाइजरी इशू करें ताकि इस कानून का दुरुपयोग ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही जटिल कानूनी पेच को समझाने के लिए और बताने के लिए कि असल में जो SC/ST एक्ट है और जो IPC की धाराओं का जिक्र इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के जरिए सामने आया, उसका असल मायने क्या है और वो आज की तारीख में कितनी वैध दिखती है। और बात आप दर्शकों की राय की, हमने कार्यक्रम दिखाया था कुपोषण से जंग 11 सितंबर को। हमारे दर्शक ध्यान पारिक लिखते हैं कि कुपोषण और शारीरिक विकास पर वर्तमान सरकार की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम और जमीनी स्तर पर आंगनवाड़ी से उच्च स्तर पर मंत्रालयों और विभागों को जोड़कर सभी हितधारकों को साथ लेकर चलने की नीति अत्यंत सराहनीय तो है, लेकिन सरकार को साथ ही साथ 100% संस्थागत डिलीवरी और महिलाओं के स्वावलंबन जैसे आर्थिक पक्ष पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और जिसको अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी के उपयोग और जागरूकता के जरिए इसका हल निकाला जा सकता है। एक और दर्शक हैं पंकज शर्मा लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा का अभाव, स्वच्छता और स्वास्थ्य की समस्या कुपोषण के प्रमुख कारक हैं। सरकार की ओर से संबंधित विभागों के मध्य समन्वय और आपसी सामंजस्य स्थापित करके उठाया गया कदम भारत को कुपोषण मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप दर्शक यूं ही अपनी राय, आलोचना, सुझाव भेजते रहिए। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।